नमस्कार। वेलकम टू इनसाइट स्टडी फोरम। आप सभी का इनसाइट स्टडी फोरम में हार्दिक स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बीएड सेकेंड ईयर का जो पेपर 1 है उसका पार्ट 2 रहेगा ये। इससे पहले वाले पार्ट में हम लोगों ने कुछ इम्पोर्टेंट एमसीक्यू देखे थे और उनकी प्रैक्टिस की थी। इस बार हम इसको वन लाइनर के रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं ताकि अधिक से अधिक क्वेश्चंस हम कवर कर पाएँ और ये आपके जो इजी नोट्स हैं उससे ज़्यादा कंटेंट इसके अंतर्गत मैंने देने का प्रयास किया है ताकि अधिक से अधिक क्वेश्चन फंस जाएं। तो इसमें ये जो चैप्टर है वैदिक काल ये कंप्लीट हो जाता है और इसके बाद फिर हम बात करेंगे बुद्धिस्ट एजुकेशन की, यानी जो बौद्ध शिक्षा व्यवस्था थी उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, आपसे बेसिक क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है कि भारतीय शिक्षा का जो आरंभ है, स्टार्टिंग जो है वो कितने वर्ष पूर्व मानी जाती है। तो आप लोग क्या करके आएंगे, 4000 से 5000 वर्ष पूर्व मानी जाती है, ऐसा हम इसको मानते हैं। ठीक है, कि भारतीय शिक्षा का जो आरंभ हुआ था वो लगभग 4 से 5000 वर्ष पूर्व हुआ था। दूसरा, भारत में वैदिक काल का जो प्रारंभ है, जो स्टार्टिंग टाइम है वो कितना माना जाता है, ये भी एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। तो 2500 बीसी से 500 बीसी तक माना जाता है। बीसी का मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट, यानी ईसा पूर्व। ठीक है, और जो एडी होता है इसका मतलब होता है एनो डोमिनी, यानी मेरे प्रभु के समय से। और जो प्रभु थे वो कौन थे, ईसा मसीह थे। तो ईसा मसीह के जन्म से जो टाइम स्टार्ट होता है उसको एडी में हम काउंट करते हैं। लेकिन अभी ये एडी की बजाय हम वहाँ पे क्या लिखते हैं, हम वहाँ पे सीई लिखते हैं, मतलब कॉमन इरा। एडी मतलब होता है, ये लैटिन वर्ड है एडी, जिसका मतलब होता है एनो डोमिनी। उसी के स्थान पे हम आज के समय में बात करते हैं कॉमन इरा की, यानी सीई की बात करते हैं। ठीक है, तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे कि 2500 से 500 बीसी तक वैदिक, जो भारत में वैदिक काल का जो स्टार्टिंग है वो मानी जाती है। वेदों के अनुसार अगर हम बात करें तो शिक्षा का अर्थ क्या है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनने की उम्मीद है कि वेदों के अनुसार शिक्षा का अर्थ क्या है। तो यहाँ पे आप लोग ध्यान रखेंगे, ज्ञान अथवा विद्या की प्राप्ति। ठीक है, वेदों के अनुसार शिक्षा का अर्थ क्या है, ज्ञान अथवा विद्या की प्राप्ति है। वेदों के अनुसार शिक्षा ज्ञान कौमा आत्मा तथा ब्रह्म की खोज मानी जाती है। यानी वेदों के अनुसार अगर हम शिक्षा की बात करें तो वेदों के अनुसार शिक्षा जो है वो ज्ञान, ठीक है, आत्मा तथा ब्रह्म की खोज मानी जाती है। क्योंकि अगर किसी इंसान को ज्ञान ही नहीं होगा और तो उसका विकास कैसे होगा, किस तरीके से वो पहचान पाएगा क्या उचित है क्या अनुचित है। इसीलिए वेदों के अनुसार ज्ञान को, शिक्षा में ज्ञान का अधिक महत्व दिया जाता है। ठीक है, उसके बाद में फिर बात करते हैं पॉइंट नंबर 4 में, वेदों को समस्त ज्ञान का कोष माना जाता है। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि किसे समस्त ज्ञान का कोष माना जाता है तो आप क्या करके आएंगे, वेदों को समस्त ज्ञान का कोष माना जाता है। वेदों में शिक्षा को मोक्ष का साधन भी माना गया है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वेदों में मोक्ष का साधन किसे माना गया है, तो मोक्ष का साधन शिक्षा को माना गया है। और मोक्ष कैसे मिलता है, जब कोई व्यक्ति सांसारिक माया मोह को त्याग देता है तभी वो मोक्ष की ओर बढ़ना स्टार्ट करता है। अगर कोई व्यक्ति जो शारीरिक माया मोह में फंसा हुआ है उसको मोक्ष नहीं मिल सकता है। और मोक्ष मिलने के लिए व्यक्ति जीवन में, यानी व्यक्ति ने अपने जीवन में अच्छे कर्म किए हैं तभी मोक्ष मिलेगा, अदरवाइज मोक्ष नहीं मिलेगा। मोक्ष का मतलब क्या होता है कि जो ब्रह्म है, यानी जो आत्मा है, जो आत्मा किसी शरीर के अंदर प्रवेश जब करती है और उसके बाद में एक जीवन काल तक उस शरीर में निवास करती है, उसके उपरांत वो आत्मा जब उस शरीर को छोड़ती है तो वो शरीर ने क्या क्या कर्म किए उसके हिसाब से ही उस आत्मा का भाग्य निर्धारित होता है। तो आत्मा, अगर उस व्यक्ति ने अच्छे कर्म किए हैं और उसका जो कर्म का हिसाब है वो ज़्यादा अच्छा है तो उसको मोक्ष मिलने की संभावना बढ़ जाती है, ऐसा लिखा हुआ है, कहा गया है। तो इसके हिसाब से अगर हम बोले तो सा विद्या या विमुक्ते। ठीक है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट, आप लोग ध्यान रखेंगे। वैदिक काल में
जीवन का मुख्य लक्ष्य क्या था? काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है कि वैदिक काल में जीवन का मुख्य लक्ष्य क्या था? तो मोक्ष की प्राप्ति ही था। ठीक है, यानी जितने भी वैदिक काल में जो मनुष्य रहा करते थे आज से कई हजार वर्ष पहले, तो वो उनका जीवन का मुख्य लक्ष्य क्या था? कि वो मोक्ष प्राप्त करना चाहते थे, कि उनको मोक्ष मिल जाए। जैसे हम लोग गांव में भी आज हम लोग क्या बात करते हैं कि जब कोई ज़्यादा परेशान हो जाता है तो वो बोलता है भगवान मुझे मुक्ति दे दो, इसका मतलब भगवान मुझे मोक्ष दे दो। लेकिन मोक्ष ऐसे नहीं मिलता है। मोक्ष मिलने के लिए मनुष्य ने सदैव अच्छे कर्म ही किए हों, तभी मोक्ष मिलने की संभावना बढ़ जाती है। अब आगे बात करते हैं हम लोग पॉइंट नंबर 6 में। प्राचीन भारतीय शिक्षा का आधार भी वेदों को माना जाता है। यानी काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। आपसे एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि प्राचीन भारतीय शिक्षा का अधिकार आधार किसे माना जाता है? तो वेदों को ही माना जाता है। इसका मतलब कि जो प्राचीनतम से जो शिक्षा स्टार्ट हुई थी उसका जो बेस था वो क्या था? वेद थे। ठीक है, और वेद अपने आप में एक संस्कृत वर्ड विद से निकले हुए हैं, जिसका मतलब होता है नॉलेज, ज्ञान। ठीक है, चारों वेदों को भारतीय जीवन दर्शन का स्रोत माना जाता है। यानी जो भारतीय जीवन दर्शन है जिससे हमको बहुत कुछ सीखने को मिलता है, हमको हमारे जो भी हम काम करते हैं उसमें कुछ न कुछ दिशाएं हमको वो दिखाते हैं, वो दर्शन शास्त्र होते हैं। तो चार जो वेद हैं, कौन कौन से वेद सबको पता है? ऋग्वेद, सामवेद और अथर्ववेद और यजुर्वेद। तो ये जो चार वेद हैं इन्हीं को क्या कहते हैं? भारतीय जीवन दर्शन का स्रोत माना जाता है, मानते हैं। पॉइंट नंबर 7 में लिखा हुआ है कि ऋग्वेद को आदि वेद के रूप में हम स्वीकार करते हैं, स्वीकार हमने किया है, जो मुख्यतः ज्ञान कांड की व्याख्या करता है। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है कि आदिवेद के रूप में किसे स्वीकार किया गया है? तो आप लोग क्या करके आएंगे? ऋग्वेद को स्वीकार किया गया है, जो क्या करता है? जो मुख्यतः ज्ञान कांड की व्याख्या करता है, यानी ज्ञान की व्याख्या करता है। वैदिक काल में शिक्षा का प्रारंभ ऋग्वेद से ही माना जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चार वेद हैं, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद। तो इनमें से किस वेद को वैदिक काल में शिक्षा का प्रारंभ हुआ था? ऐसा क्वेश्चन अगर आपसे पूछे तो क्या करके आएंगे आप लोग? ऋग्वेद करके आएंगे। ठीक है, उसके बाद फिर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर जो 8 है, पॉइंट नंबर, वेदकालीन शिक्षा का उद्देश्य शारीरिक। तो वेदकालीन शिक्षा का उद्देश्य अगर आपसे पूछे तो क्या करके आएंगे आप लोग? वेदकालीन शिक्षा का उद्देश्य शारीरिक, नैतिक, बौद्धिक तथा आध्यात्मिक शक्तियों के विकास द्वारा मोक्ष प्राप्त करना था। जैसा पहले अभी हमने देखा है कि वेदकालीन शिक्षा यानी जो वैदिक शिक्षा है उसका मुख्य उद्देश्य क्या है? वो है मोक्ष प्राप्त करना। ठीक है, लेकिन किस तरीके से? उद्देश्य शारीरिक, नैतिक, बौद्धिक तथा आध्यात्मिक शक्तियों के विकास द्वारा। क्योंकि मनुष्य को जब ज्ञान मिलेगा तब उसमें नैतिकता, बौद्धिक, ठीक है, आध्यात्मिक वो बनेगा, उसके अंदर आध्यात्मिक भाव उत्पन्न होंगे। इस तरीके से उसको मोक्ष मिलने के मार्ग प्रशस्त होंगे। अगर थोड़ा और इसके बारे में हम जानने का प्रयास करें तो इसके अनुसार शिक्षा का उद्देश्य आध्यात्मिक और लौकिक जगत में सामंजस्य स्थापित करना था। ठीक है, तथा धर्म की व्यवस्था द्वारा ब्रह्म प्राप्त करना भी था। तो इस प्रकार वैदिक काल में शिक्षा शब्द का प्रयोग, तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है तो आप लोग ध्यान रखेंगे इस पॉइंट को। इस प्रकार वैदिक काल में शिक्षा शब्द का जो प्रयोग है वो ज्ञान, विद्या, विनय और अनुशासन के पर्याय के रूप में किया जाता है। ठीक है, तो आप लोग ध्यान रखेंगे कि जो वैदिक काल है उसमें शिक्षा शब्द का जो प्रयोग है वो ज्ञान, विद्या, विनय और अनुशासन के पर्याय के रूप में प्रयोग किया जाता है। फिर बात करते हैं पॉइंट नंबर 9 में। ज्ञान का विकास वैदिक कालीन शिक्षा का सर्वप्रमुख उद्देश्य था। ठीक है, ज्ञान का विकास, क्योंकि ज्ञान के विकास के बाद ही मोक्ष प्राप्त होगा। तब ज्ञान को मनुष्य का तीसरा नेत्र भी कहा गया है। ठीक है, यानी वैदिक काल में ज्ञान को मनुष्य का तीसरा नेत्र भी कहा गया है। ठीक है, तो इस वीडियो के जो PDF हैं वो आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएंगे। नीचे लिंक आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से आप क्लिक करके पहुँच सकते हैं टेलीग्राम चैनल पे। वहाँ पे आपको PDF मिल जाएगी ताकि आप लोग इसको
जल्दी जल्दी रिवीजन करें, रिवाइज करें और पेपर अच्छा करके आएँ। बात करते हैं पॉइंट नंबर 10 में। तो इसमें लिखा हुआ है कि वैदिक काल में शिक्षा राज्य के नियंत्रण से मुक्त थी क्या। आपसे क्वेश्चन अगर पूछे कि आखिरकार वैदिक काल में शिक्षा किसके नियंत्रण में थी, तो सिंपल सी बात आप लोग ध्यान रखेंगे कि वैदिक काल में शिक्षा राज्य के नियंत्रण से मुक्त थी, ठीक है। लेकिन जो मध्यकाल था, यानी जहाँ पे मुस्लिम शासक राज्य करते, अभी इसके आगे लेक्चर में अपलोड करूँगा तो वहाँ पे हम बात करेंगे। जो मध्यकालीन भारत में जब मुस्लिम साम्राज्य का उदय हुआ था, तो उसमें जो मुस्लिम शिक्षा पद्धति थी, उसमें जो शिक्षा होती थी वो सुल्तान या किसी न किसी शासक के अंडर में, यानी नियंत्रण कहीं न कहीं वो सुल्तान का या किसी मुस्लिम शासक का हुआ करता था। लेकिन वैदिक काल में ऐसा बिल्कुल भी नहीं था, शिक्षा राज्य के नियंत्रण से मुक्त, इसीलिए शिक्षा की व्यवस्था राज्य का उत्तरदायित्व नहीं था, ठीक है। उस पर पूर्ण रूप से गुरुओं का व्यक्तिगत नियंत्रण था। तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे कि वैदिक काल में शिक्षा पर पूर्ण रूप से किसका नियंत्रण था, तो गुरुओं का नियंत्रण था। उसके बाद वैदिक काल में शिक्षा पूर्ण रूप से निःशुल्क विधि, मतलब पैसा बच्चों से, स्टूडेंट्स से, विद्यार्थियों से पैसा नहीं लिया जाता था। जो भी इसका वहन था वो गुरु ही झेलते थे, वहन करते थे। उसके बाद बात करते हैं वेदों में आध्यात्मिक व लौकिक दोनों प्रकार के ज्ञान का वर्णन किया गया, ठीक है। वेदों में आध्यात्मिक व लौकिक दोनों प्रकार के ज्ञान का वर्णन किया गया है। आप लोग ध्यान रखेंगे, अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि वेदों में केवल आध्यात्मिक ज्ञान की बात करी गई है, नहीं। वेदों में लौकिक केवल ज्ञान की बात की गई, नहीं। तो वेदों में आध्यात्मिक व लौकिक दोनों ही प्रकार के ज्ञान की बात की गई है, ठीक है। और आप लोग इतना तो जानते ही होंगे कि आध्यात्मिक और लौकिक में अंतर क्या है, दोनों में डिफरेंस क्या है। तो इसलिए इसमें मैं उस चीज़ को चर्चा नहीं करूँ क्योंकि वो एक लंबा टॉपिक बन जाएगा। लेकिन फिर भी अगर आप लोग चाहेंगे तो कमेंट सेक्शन में लिखें, मैं फिर अगले वीडियो में लौकिक और आध्यात्मिक के ऊपर विस्तार से बात कर लूँगा। उसके बाद बात करते हैं कि नेक्स्ट जो अगला पॉइंट है, लगभग 5 वर्ष की आयु पर, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखेंगे आप लोग, कितने, लगभग 5 वर्ष की आयु पर किसी शुभ दिन बच्चे का, जो स्टूडेंट्स होते थे, बच्चे का विद्यारंभ संस्कार किया जाता था। कितने वर्ष की आयु पर, 5। तो ध्यान रखेंगे 5 वर्ष की आयु पर किसी शुभ दिन, अच्छे दिन विद्यारंभ संस्कार किया जाता था। यह संस्कार परिवार के कुल पुरोहित द्वारा किया जाता था। तो ये भी ध्यान रखेंगे कि ये जो संस्कार था, कौन संस्कार, विद्यारंभ संस्कार 5 वर्ष की आयु में, और किसके द्वारा, परिवार के कुल पुरोहित द्वारा किया जाता था। फिर बात करते हैं पॉइंट नंबर 14, उच्च शिक्षा में प्रवेश की आयु भी वर्ण व्यवस्था के अनुसार निर्धारित थी, ठीक है। तो जैसा हम जानते हैं कि वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था थी, यानी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इनके बारे में उल्लेख किया गया है। लेकिन ये व्यवस्था कर्म के आधार पर थी, जाति के आधार पर नहीं थी। लेकिन उत्तर वैदिक काल में ये पूरा सिस्टम उलट गया और एकदम कठोरतम जो थी चीज़ें वो सामने आई, और फिर जो वर्ण व्यवस्था थी उत्तर वैदिक काल में वो जाति के आधार पर धीरे धीरे बनना स्टार्ट हो गई। और वहीं से फिर जो वैदिक शिक्षा का जो मूल उद्देश्य था उसका धीरे धीरे पतन होना शुरू हो गया। तो उच्च शिक्षा में प्रवेश की आयु भी वर्ण व्यवस्था के आधार पर ही निर्धारित थी। जैसे कैसे, 8 वर्ष की आयु में ब्राह्मण बच्चों का, 10 वर्ष की आयु में क्षत्रिय बच्चों का, तथा 12 वर्ष की आयु में वैश्य बच्चों का प्रवेश होता था, ठीक है। कहाँ होता था, गुरुकुल में होता था। तो ये भी ध्यान रखेंगे आप लोग, जो उच्च शिक्षा थी वो कहाँ, गुरुकुल में आयोजित की जाती थी। यानी अगर उच्च शिक्षा प्राप्त करना है तो गुरुकुल जाना ही पड़ेगा। तो ये भी पॉइंट ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि गुरुकुल का मतलब क्या होता है, तो आप लोग ध्यान रखेंगे, नोट के अंदर पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट लिखा हुआ है। गुरुकुल का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, गुरु का परिवार, ठीक है। गुरुकुल, गुरु का परिवार, जैसे कुल होता है ना, तुम किस कुल में हो, यानी तुम किस परिवार में हो। तो आगे हम बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट में, 15 पॉइंट में, गुरुकुल में प्रवेश के समय बच्चों का उपनयन संस्कार भी होता था। तो आपसे क्वेश्चन पूछता है कि गुरुकुल में बच्चों के, यानी प्रवेश के समय किस संस्कार की बात होती थी, किस संस्कार का कौन सा संस्कार होता था। तो आप लोग ध्यान रखेंगे, उपनयन संस्कार होता था। किसमें, गुरुकुल में प्रवेश के समय बच्चों का उपनयन संस्कार होता था, ठीक है।
बिल्कुल ध्यान रखेंगे कौन सा, उपनयन संस्कार भी होता था। इस काल में प्रकृति के आधार पर पाठचर्या में परा व अपरा दोनों प्रकार की विधाओं का प्रचलन था। तो आपसे मैंने ये परा अपरा के बारे में पिछले वीडियो में भी बात करी थी, और इसमें मैं एक बार फिर से बात कर लेता हूँ। इस काल में प्रकृति के आधार पर, ठीक है, पाठचर्या में परा और अपरा दोनों प्रकार की विधाओं का प्रचलन था। थोड़ी सी बात कर लेते हैं, परा और अपरा का मतलब क्या होता है। परा विद्या एक प्रकार की विद्या थी। तो परा विद्या जिसका मुख्य उद्देश्य आध्यात्मिक विकास करना था। किसका? आध्यात्मिक विकास करना था। यानी जो बच्चे थे तो परा विद्या के अंतर्गत उनका आध्यात्मिक विकास करना होता था। धर्म, जीव, आत्मा, परमात्मा, पुराण, दर्शन, वेद, वेदांग, नीति शास्त्र आदि का अध्ययन कराती थी। तो परा विद्या के अंतर्गत किस किस चीज़ों का अध्ययन हुआ करता था? परा विद्या के अंतर्गत किस किस का? धर्म, जीव, आत्मा, परमात्मा, पुराण, दर्शन, वेद, वेदांग और नीति शास्त्र आदि का अध्ययन किया जाता था। वहीं पे अगर बात करें अपरा विद्या के बारे में, तो अपरा विद्या में जो विद्यार्थी क्या सीखते थे? अपरा विद्या में प्रमुख रूप से लौकिक जगत से संबंधित थी। यानी अपरा विद्या जो थी वो क्या थी? प्रमुख रूप से लौकिक जगत से संबंधित थी। तो यहाँ पे आध्यात्मिक और लौकिक जो क्वेश्चन मैंने अभी पूछा था उस वो क्लियर हो जाता है, ठीक है। तो लौकिक के अंतर्गत हम क्या क्या समझते थे? अंक शास्त्र, इतिहास, राजनीति शास्त्र, ज्योतिष, भूगर्भ विद्या, भौतिक शास्त्र आदि से संबंधित थी, ठीक है। तो बिल्कुल ध्यान रखेंगे। तो आई थिंक आपको अब आध्यात्मिक और लौकिक के बारे में क्लियर हो गया होगा। तो यहाँ पे बात करते हैं नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है, वैदिक काल में शिक्षण कार्य संभवतः मौखिक था। तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि वैदिक काल में शिक्षण कार्य लिखित था या मौखिक था? तो कैसा था? मौखिक था, क्योंकि उस समय अगर हम बात करें वैदिक काल में जो गुरु हुआ करते थे, गुरुकुल में जो शिक्षा देते थे, वो जो श्लोक हुआ करते थे संस्कृत में वेदों के, उनको वो कंठस्थ कराते थे विद्यार्थियों को। और इस प्रकार जो विद्या प्राप्त होती थी से जो वहाँ पे जो बच्चे हुआ करते थे, तो वो बच्चे उस विद्या को आगे मौखिक रूप से ही बढ़ाया करते थे। तो इस प्रकार विद्या का यानी ज्ञान का प्रसार मौखिक रूप से पीढ़ी दर पीढ़ी होता रहता था। तो ये बाद में हालांकि ये कंटिन्यू रहा है। अगर हम बात करें मुस्लिम टाइम पीरियड में जब शिक्षा की अगर बात करेंगे तो वहाँ पर भी मौखिक ही था। फिर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 में, वैदिक काल में प्रारंभिक स्तर पर भाषा और व्यवहार की शिक्षा प्रायः अनुकरण, आवृत्ति एवं कंठस्थ विधि से ही दी जाती थी। यानी स्टार्टिंग में जो स्टार्टिंग फेज था इसका, उसमें भाषा और व्यवहार की शिक्षा प्रायः किस किस तरीके से? अनुकरण, आवृत्ति एवं कंठस्थ विधि से ही दी जाती थी, ठीक है। उसके बाद अगर बात करें कि नेक्स्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है, पंचतंत्र व हितोपदेश की रचना आचार्य विष्णु शर्मा द्वारा की गई। तो ये डायरेक्टली क्वेश्चन आ सकता है कि पंचतंत्र और हितोपदेश की जो रचना है वो किसने की है? तो इसका आंसर क्या होगा? विष्णु शर्मा द्वारा की गई है। उसके बाद बात करते हैं कि वैदिक काल में शिक्षकों को समाज में सर्वोच्च स्थान प्राप्त हुआ। हालांकि शिक्षकों को हमेशा ही सर्वोच्च स्थान प्राप्त हुआ, लेकिन औरंगजेब के टाइम पीरियड में औरंगजेब ने शिक्षकों को अपमानित भी किया था। तो वो एक अलग अपवाद के रूप में अगर हम बात करें तो वो है। हालांकि अकबर ने शिक्षकों को शिक्षा को काफ़ी प्रोत्साहन भी दिया है, ठीक है। तो 21 जो पॉइंट है उसमें बात करते हैं, वैदिक काल में अविवाहित बच्चों को ही गुरुकुलों में प्रवेश मिलता था। काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि वैदिक काल में कौन कौन प्रवेश पाने के लिए पात्र हुआ करता था। तो इसका आंसर क्या है कि वैदिक काल में अविवाहित बच्चे जो हैं उनको ही गुरुकुलों में प्रवेश मिलता था। उच्च शिक्षा के लिए प्रवेश केवल अविवाहित बच्चों को ही मिलता था। फिर बात करते हैं, नोट में काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 12 वर्षीय सामान्य पाठ्यक्रम। अब यहाँ पे देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 12 वर्षीय जो सामान्य पाठ्यक्रम है वो किसके इक्वल है? इक्विवेलेंट है एक वेद के। अगर किसी ने एक वेद का अध्ययन कर लिया तो इसका मतलब कि उसने 12 वर्षीय सामान्य पाठ्यक्रम स्टडी कर लिया है, और उसको स्नातक हम बोलते थे। यानी अगर आपने 12 वर्षीय सामान्य पाठ्यक्रम में स्टडी किया है, पढ़ा हुआ है, जो बराबर है एक वेद के, या तो आपने या तो एक वेद स्टडी कर लिया है तो आप स्नातक हो जाते हैं।
उसके बाद में 24 वर्षीय पाठ्यक्रम, अगर आपने 24 वर्षीय पाठ्यक्रम में दाखिला लिया है, उसको स्टडी किया है, तो वो किसके बराबर है? 2 वेद के बराबर है। उसको वसु कहते थे, यानी स्नातक के बाद में वसु आता था। उसके बाद में फिर जो 36 वर्षीय पाठ्यक्रम में संपूर्ण कर लिया है किसी भी बच्चे ने, तो वो 3 वेद का ज्ञाता है, यानी उसने लगभग 3 वेद का अध्ययन कर लिया है, या फिर 3 वेद का अध्ययन कर लिया, या फिर 36 वर्षीय पाठ्यक्रम पूरा कर लिया है, तो उसको रुद्र कहते थे। तो ध्यान रखेंगे, स्नातक, वसु, रुद्र। और अगर 48 वर्षीय पाठ्यक्रम कंप्लीट कर लिया है, तो वो 4, यानी उसने 4 वेद कंप्लीट कर लिए हैं, तो उसको आदित्य कहते थे। तो इसका क्रम क्या है? स्नातक है, वसु है, रुद्र और आदित्य है। क्या है? स्नातक, वसु, रुद्र और आदित्य। ये क्रम ध्यान रखेंगे आप लोग। उसके बाद फिर बात करते हैं कि वैदिक काल में शिष्यों के, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखेंगे, वैदिक काल में शिष्यों के गुरुकुलीय शिक्षा पूरी होने पर समापवर्तन समारोह होता था। ठीक है, और समापवर्तन समारोह का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? वापस घर आगमन। ठीक है, समापवर्तन का मतलब क्या होता है? वापस घर की ओर आगमन। तो वैदिक काल में जो शिष्य हुआ करते थे, वो अपनी गुरुकुली शिक्षा को पूरी कर लेते थे, तो वो फिर घर जाते थे, और कुछ घर नहीं जाते थे, वो आगे की शिक्षा कंटिन्यू करते थे। तो जो घर जाते थे उनको हम क्या कहते थे? तो उसके लिए समापवर्तन समारोह होता था। अब यहाँ पे और अगर हम विस्तार से बात करें, तो पॉइंट नंबर 23 में, वैदिक काल में कुछ आचार्य एक संस्था से एक स्थान से दूसरे स्थान पर परिभ्रमण करते हुए लोगों को समानता, धर्म और नीति की शिक्षा देते थे। उन्हें परिव्राजाचार्य कहा जाता था। ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैं फिर से इसको रिपीट करता हूँ। क्या लिखा हुआ है कि वैदिक काल में कुछ आचार्य यानी कुछ जो शिक्षक गण थे, वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर परिभ्रमण करते थे, जाते थे, और उसका उद्देश्य क्या था कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर अगर वो जा रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं शिक्षा का प्रसार कर रहे हैं। ठीक है, तो समानता, धर्म और नीति की शिक्षा देते थे। तो उन्हें क्या कहा जाता था? उन्हें हम परिव्राजाचार्य कहते थे। तो इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि परिव्राजाचार्य का मतलब क्या होता है? भ्रमण करने वाला आचार्य होता है। क्लियर है? उसके बाद फिर बात करते हैं पॉइंट नंबर 24 में। तो इसमें लिखा हुआ है कि वैदिक काल में सामान्य व विशिष्ट प्रकार की शिक्षा की तो उत्तम व्यवस्था थी, परंतु जन शिक्षा, स्त्री शिक्षा का पूरी तरह विकास नहीं हुआ था। और यहाँ पे एक और पॉइंट ये भी इम्पोर्टेंट है कि वैदिक काल में खासकर जो शूद्र हुआ करते थे, उनको शिक्षा का उचित वो उपयोग नहीं कर पाते थे। ठीक है, हालांकि स्त्रियों को भी शिक्षा का पूर्ण रूप से उपयोग नहीं करने को मिला था। फिर बात करते हैं 25 में। तो इसमें लिखा हुआ है कि शिक्षण कार्य के अतिरिक्त गुरु आध्यात्मिक सिद्धांत पर चिंतन किया करता था। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखेंगे आप लोग। उसके बाद में 26 में लिखा हुआ है कि गुरुकुल में शिक्षण सत्र कितना? 5 से 6 माह का होता था। तो गुरुकुल में अगर आपसे पूछे कि जो शिक्षण सत्र है वो कितने माह का होता था? 5 से 6 माह का होता था। और पाठ्यक्रम का आधार लौकिकता व आध्यात्मिकता पर आधारित होता था। किसके आधार पर? लौकिकता और आध्यात्मिकता पर आधारित होता था। किसका? पाठ्यक्रम का आधार। ठीक है, अब यहाँ पे बात कर लेते हैं 27 है। ऐसे भी पॉइंट एग्जाम में आ सकते हैं कि किस ऑथर ने या किस जानकार ने क्या विशेष कहा है। जैसे डॉक्टर FEKE के अनुसार प्राचीन भारतीय शिक्षा में अनेक दोष थे। कौन कौन से दोष थे यानी कमियां थीं? इस शिक्षा को नवीन गति प्रदान करने और रूपांतरित करने हेतु किसी प्रकार के नवजीवन की आवश्यकता थी। ठीक है, तो ये कथन जो किसने बोला है? ये डॉक्टर FEKE ने बोला है। क्या बोला है? प्राचीन भारतीय शिक्षा में अनेक दोष थे, इस शिक्षा को नवीन गति प्रदान करने और रूपांतरित करने हेतु किसी प्रकार के नवजीवन की आवश्यकता थी। उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा है उत्तर वैदिक काल में जो शिक्षा थी, यानी उत्तर वैदिक कालीन शिक्षा की अवधि सामान्यतः 1400 BC से 200 BC मानी जाती है। ठीक है, अब यहाँ पे ये उत्तर वैदिक काल है, वैदिक काल नहीं है, क्योंकि वैदिक काल को हमने डिवाइड किया है 2 पार्ट में, ऋग्वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल। तो अभी तक जो भी हम बातें कर रहे थे वो
किसके बारे में थी? वो थी ऋग्वैदिक काल में। और हालांकि ऋग्वैदिक काल में शिक्षा का विस्तार अच्छे तरीके से हुआ है और शिक्षा का विस्तार हुआ है और कोशिश ये हुई है कि प्रत्येक व्यक्ति को शिक्षा प्रदान की जाए, लेकिन उत्तर वैदिक काल में ये थोड़ा सा संकुचित होने लगा क्योंकि जो ब्राह्मणवाद था वो धीरे धीरे बढ़ रहा था। तो उत्तर वैदिक कालीन शिक्षा की अवधि कितनी मानी जाती है? 1400 बीसी से 200 बीसी मानी जाती है, ये ध्यान रखेंगे आप लोग। उसके बाद अगर बात करें 29 पॉइंट में, उपनिषद का अर्थ क्या होता है? उपनिषद का अर्थ क्या होता है? ब्रह्म विद्या से है, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है? उपनिषद का मतलब होता है कि पास आकर गुरुओं के पास बैठना और ज्ञान प्राप्त करना, यानी ब्रह्म विद्या प्राप्त करना, ठीक है। उसके बाद काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सद्गुण ही ज्ञान है, यानी वर्च्यू इज नॉलेज। ये किसका कथन है? सोक्रेट का कथन है। क्या है? सद्गुण ही ज्ञान है, वर्च्यू इज नॉलेज। किसका कथन है? ये सुकरात का कथन है। उसके बाद अगर बात करें तो 31 में क्या लिखा हुआ है? इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो इसमें लिखा हुआ है कि डॉक्टर अल्तेकर के शब्दों में शिक्षा को ज्ञान, प्रकाश और शक्ति का ऐसा स्रोत माना जाता था जो हमारी शारीरिक, मानसिक, भौतिक और आध्यात्मिक शक्तियों तथा क्षमताओं का उत्तरोत्तर और सामंजस्य पूर्ण विकास करके हमारे स्वभाव को परिवर्तित करती है और उत्कृष्ट बनाती है। तो ये कथन भी इम्पोर्टेंट, ध्यान रखेंगे आप लोग। तो इसी के साथ में आज का जो लेक्चर था, इसमें जितने भी पॉइंट थे इम्पोर्टेंट वैदिक काल से, वो हमने लिए थे। और उम्मीद है कि जो पेपर होने वाला है बीएड का बहुविकल्पी का, वस्तुनिष्ठ प्रकार के क्वेश्चन जो आएंगे उसमें से जो भी इस पीडीएफ जो ये बनी है इसमें से क्वेश्चंस डेफिनेटली फंसे, क्योंकि इजी नोट्स के अतिरिक्त और भी बहुत सी इंपॉर्टेंट बुक्स हैं। तो ये कंटेंट बुक से पूरा प्रिपेयर किया गया है। अच्छे से आप लोग इसको अध्ययन कार्य करें और अपने मित्रों में डेफिनेटली फॉरवर्ड भी करें ताकि उनको भी लाभ मिल जाए। और पीडीएफ प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन करें। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।